क्या तमिलनाडु बीजेपी का दक्षिण का नया द्वार बनेगा? क्या के अन्नामलाई तमिलनाडु के योगी आदित्यनाथ साबित होंगे? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गोपाल और आप देख रहे हो द सेकंड ओपिनियन। दोस्तों, वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिएगा। आपके एक लाइक से मेरे वीडियो की रीच बढ़ती है और मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं अलग अलग टॉपिक्स पे आपके लिए वीडियो लेके आऊँ। तो चलो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे दक्षिण के उस राज्य की जो अभी भी बीजेपी के लिए एक अभेद अभेद दुर्ग बना हुआ है, जिसको अभी तक बीजेपी क्रैक नहीं कर पाई है। वैसे तो अगर कहा जाए तो मोदी जी आने के बाद और अमित शाह और मोदी की जोड़ी राजनीतिक के सरफेस पे मतलब तर्क पे ऊपर आने से पहले बीजेपी को काउ बेल्ट पार्टी कहा जाता था। मतलब मेनली नॉर्थ इंडिया की पार्टी जो राजस्थान, कुछ कम मात्रा सीटों में उत्तर प्रदेश, बिहार जो नीतीश कुमार के पीछे पिछलग्गू बन के बैठी थी और अभी भी है, उसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आया है। बट इसके अलावा मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, इसके अलावा बीजेपी की पावर कई और स्टेट में इतनी ज़्यादा नहीं थी। जैसे ही तो 2014 में नरेंद्र मोदी देश के प्राइम मिनिस्टर बने, उसके बाद उन्होंने जो फैसला लिया कि अमित शाह जो एक कुशल संगठक है, उनको उन्होंने पार्टी का चीफ बना दिया। मतलब भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह बन गए। उसके बाद उन्होंने जो प्रोग्राम शुरू किए अलग अलग राज्यों में अपनी पार्टी का विस्तार करने के लिए, उन्होंने अलग अलग कोचिंग कमेटी भी बनाई। मतलब ऐसे राज्य में जहाँ पे अपना प्रेजेंस नहीं है और दूसरी पार्टी के पास अच्छे लीडर है, तो उनको पोच करने के लिए इतना टारगेटेड कोचिंग कमेटी अमित शाह ने बुलाई। उसके अंतर्गत आसाम में हेमंत बिस्वा शर्मा जी को लिया गया। तो आसाम में हेमंत बिस्वा शर्मा जी को लिया गया। उसके बाद से नॉर्थ ईस्टर्न का अगर आप मैप देखोगे तो सारे राज्यों में एक तो बीजेपी की सरकार है या फिर एनडीए की सरकार है। उसके बाद ओडिशा रहा, तो मोदी जी के आने के बाद ओडिशा में भी लोकसभा में बीजेपी कुछ अच्छी सीटें ले लेती थी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने वहां पे 100% सीट्स लोकसभा की जीती और पूर्ण मेजोरिटी से विधानसभा में भी सरकार बनाई। उसके बाद त्रिपुरा हो, वेस्ट बंगाल में भी बीजेपी का अच्छा परफॉर्मेंस है। लोकसभा में अभी 12 सीटें थी, पिछली बार 18 सीटें थी, इस बार कम हो गई, फिर भी अच्छा प्रेजेंस उसे कहा जाता है। विधानसभा में भी उनके अराउंड 77 सीट्स है। तेलंगाना में बीजेपी की वहां पे 8 अभी सांसद है। टोटल कुल मिला के सांसद की संख्या तेलंगाना में 16 है, उसमें से 8 सांसद बीजेपी के हैं और 8 सांसद कांग्रेस के हैं। जो बीएसआर की पार्टी थी, भारतीय राष्ट्र समिति, केसीआर की पार्टी, उनको 0 सीट्स मिली है और विधानसभा भी चुनाव हार चुकी है। उसके बाद अगर जाए हम केरला में, तो केरला में पहली बार सांसद बीजेपी का वहां पे बना है और बीजेपी वहां पे हमेशा अराउंड 10% से ज्यादा वोट शेयर लेती है। लेकिन वो फ्रेगमेंटेड वोट शेयर होने की वजह से बीजेपी का उस वोट परसेंटेज का सीटों में कन्वर्जन नहीं हो पाता। तो ये बात तो हम मान सकते हैं कि चलो ठीक है, बीजेपी का वोट शेयर वहां पे 10% से ज्यादा है। तो केरला हो, कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बनती रही है, अभी भी बीजेपी के अच्छे खासे सांसद कर्नाटक से आते हैं। इसके पहले भी कर्नाटक में बीजेपी की सरकार थी। अब भी आने वाले चुनाव में बीजेपी की सरकार आएगी या फिर बीजेपी अच्छी खासी मात्रा में विधानसभा में वापस सीट्स कैप्चर करेगी या फिर अच्छा खासा वोट परसेंटेज लेगी। तो कर्नाटक पहले से बीजेपी के पास था, मतलब बीजेपी वहां पे स्ट्रांग थी। तेलंगाना में बीजेपी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी की गठबंधन में सरकार है अपने चंद्रबाबू नायडू जी के साथ। वहां पे पवन कल्याण, चंद्रबाबू नायडू और बीजेपी की मिलकर सरकार चल रही है। वहां पे बीजेपी के 2 मिनिस्टर्स भी चंद्रबाबू नायडू के कैबिनेट में है। मतलब एनडीए की सरकार आंध्र प्रदेश में भी है। तेलंगाना में बीजेपी का अच्छा खासा प्रेजेंस है। आपने देखा होगा हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव के वक्त बीजेपी ने वहां पे अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है। तो कांग्रेस ने जो बढ़ चढ़ा के दावे किए थे, बढ़ चढ़ा के वादे जो लोगों को किए थे, अगर वो पूरे नहीं हो पाते तो देयर इज अ सब्सटेंशियल चांस फॉर द बीजेपी। वहां पे आप बीजेपी सरकार में तेलंगाना में आ सकती है या फिर मुख्य विपक्ष पार्टी भी बन सकती है। अब बात करेंगे अपन तमिलनाडु की। तमिलनाडु में बीजेपी हमेशा किसी ना किसी गठबंधन में पिछलग्गू पार्टी बन के रही है। कभी डीएमके के साथ, कभी अन्ना डीएमके के साथ। अन्ना डीएमके के साथ अगर गठबंधन में बीजेपी होती है तो 2-4 सीट, 1-2 सीट उधर उधर उसको मिल जाती है। उसके अलावा उसका प्रेजेंस कुछ नहीं था। के अन्नामलाई जो तमिलनाडु बीजेपी के चीफ है अभी,
प्रेसिडेंट है, आईआईटी से पास आउट है, फर्स्ट अटेम्प्ट में आईपीएस सर्विस में सिलेक्ट हुए, एमबीए किया आईआईएम से, उसके बाद कर्नाटक कैडर में सर्विस की। उन्हें सिंघम पुलिस ऑफिसर के नाम से जाना जाता था, उन्हें सिंघम कहा जाता था। कुरान का ज्ञान, गीता का ज्ञान, सबका ज्ञान उन्होंने बटोरा और अचानक से एक दिन चल पड़े सोशल सर्विस की तरफ और सर्विस छोड़ के खुद को जानने के लिए कैलाश पर्वत के पथ पे चल पड़े। और कैलाश पर्वत की जो क्या बोलते हैं उसे अपन, एक जर्नी होती है, उसके थ्रू उन्होंने खुद को जानने की कोशिश की। उसके बाद उन्होंने एक ऐसी पार्टी चूज की जिसका तमिलनाडु में कहीं प्रेजेंस नहीं है। अगर उन्हें राजनीति में अगर सक्सेसफुल होना होता, इतना अच्छा लेवरेजिंग करियर था, आईपीएस लाखों लोग आईपीएस की नौकरी के लिए ट्राई करते हैं, उनमें से वो एक थे, सेटल करियर था, वेल सेटल लाइफ थी, सब बढ़िया चल रहा था, फिर भी उन्होंने तमिलनाडु में राजनीति में एंट्री की। अगर राजनीति में एंट्री करनी ही थी तो फिर अन्नामलाई डीएमके में जाते, अन्ना डीएमके में जाते या फिर खुद की पार्टी बनाते, बट उन्होंने चूज की ऐसी पार्टी जिसका तमिलनाडु में जीरो प्रेजेंस है। बीजेपी के ऊपर हमेशा एक दाग लगाया गया है कि बीजेपी, एक नैरेटिव बीजेपी के बारे में गढ़ा गया है कि बीजेपी ब्राह्मण और बनिया की पार्टी है, लेकिन बीजेपी ब्राह्मण और बनिया की पार्टी नहीं है। ये साबित करने के लिए नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने बहुत मेहनत की, लेकिन जब तक तमिलनाडु और केरला क्रैक नहीं होता तब तक हम बीजेपी को पैन इंडिया पार्टी नहीं कह सकते। जैसा अनेक राज्यों से कांग्रेस खत्म हो चुकी है, बंगाल हो, ओडिशा हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, बहुत सारे राज्यों से कांग्रेस ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। कांग्रेस की वहां पे सरकार कितने सालों पहले बनी थी और कितने सालों के बाद नहीं बनी। तमिलनाडु हो, 1967 में सरकार जाने के बाद कांग्रेस वहां पे कभी वापस नहीं आ पाई। तो पैन इंडिया पार्टी असल में अगर बीजेपी को बनना है तो बीजेपी को ये जो पजल्स है तमिलनाडु और केरला, इसको सॉल्व करना जरूरी है। तो क्या अन्नामलाई क्या वो चीज बीजेपी के लिए कर सकते हैं? रिसेंट जो अन्ना यूनिवर्सिटी में जो एक स्टूडेंट के साथ जो कुछ प्रसंग हुआ, जो कुछ चीजें स्टूडेंट के साथ हुई, उसके बारे में एक डिटर्मिनेशन एक लीडर का देखो कि अगर आप प्री प्लान करके आते हो या फिर मन में चुपके से डिसाइड कर लेते हो, जैसा आप भगवान के सामने जाते हो और प्रे करते कि भगवान मैं ये करूंगा जब तक मुझे ये ना मिले, सबके सामने कहना कि जब तक डीएमके को सत्ता से हटा ना दूं तब तक मैं चप्पल जूते नहीं पहनूंगा। दोस्तों ये चीज दिखाती है डिटर्मिनेशन ऑफ दैट लीडर कि उनके डिटर्मिनेशन पे कितना फर्म है, उनकी आइडियोलॉजी विचारधारा कितनी क्लियर है। ये दावा करना कि मैं तब तक फुटवेयर मतलब चप्पल जूते नहीं पहनूंगा जब तक डीएमके हट ना जाए, ये बहुत बड़ा दावा होता है दोस्तों, क्योंकि डीएमके सत्ता से बाहर जाएगी इसके कोई चांसेस बन नहीं रहे। आपको पता है एमके स्टालिन अभी उनके जो पुत्र है उदयनिधि स्टालिन, उनको राजनीति में सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं ना। वो एक अच्छे पोजीशन पे तमिलनाडु में है और उनके जो स्टेटमेंट्स आते हैं सनातन धर्म के बारे में, सनातन धर्म विष है, सनातन धर्म को खत्म करना चाहिए, सनातन धर्म कैंसर है, इसके बारे में तो हमने सुना है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से चुप है क्योंकि एमके स्टालिन अपने होते हुए उदयनिधि स्टालिन को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। और जो 2027 में तमिलनाडु का चुनाव होगा उसमें अगर डीएमके फिर से जीतती है, मतलब तीसरी बार जीतती है, तो उदयनिधि स्टालिन ही मुख्यमंत्री बनेंगे। विजय की पार्टी नहीं बन चुकी है, तो क्या ऐसे वक्त अन्नामलाई सर्वाइव कर पाएंगे? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है दोस्तों, क्योंकि अन्नामलाई के ऊपर एक चीज कहा जाता है कि एआईडीएमके और बीजेपी का अगर गठबंधन टूटा है तो अन्नामलाई की वजह से टूटा है। अन्नामलाई चाहते थे कि जब तक एआईडीएमके के पीछे लग्गू बन के हम रहेंगे तब तक हम खुद के भरोसे तमिलनाडु में खड़े नहीं हो सकते। तो उन्होंने एआईडीएमके से गठबंधन तोड़ा। लोकसभा में लोग उनको दोष भी देते हैं, लोग उनके ऊपर एक नैरेटिव भी चलाते हैं कि अगर के अन्नामलाई गठबंधन के तोड़ने का वजह नहीं होते तो बीजेपी और अन्ना डीएमके कुछ ना कुछ सीट्स लोकसभा में जीत जाती। लेकिन अमित शाह और नरेंद्र मोदी का जो अपार विश्वास के अन्नामलाई पे है वो इससे प्रेरित होता है कि इतना कुछ होने के बाद भी बीजेपी 240 पे आई, फिर भी उन्होंने के अन्नामलाई को चेंज नहीं किया। और के अन्नामलाई ने भी कहीं ना कहीं ये प्रूव कर दिया, जो 12% वोट शेयर या 10 से ज्यादा परसेंट वोट शेयर तमिलनाडु में के अन्नामलाई बीजेपी के लिए लेके आए हैं, वो कमेंडेबल है दोस्तों। अगर ये 10% 12% जब त्रिकोणीय मुकाबला होगा, मतलब अन्ना डीएमके एक तरफ होगी, डीएमके एक तरफ होगी और जो विजय नई पार्टी बनी है उनकी एक तरफ होगी,
अपक्ष होते हैं वो एक तरफ होंगे, और जब बीजेपी अगर ये 12% वोट शेयर 20 या 22% तक लेके जाती है या 25% तक लेके जाती है, तो बीजेपी वहां पे कमेंडेबल फोर्स के रूप में सामने आएगी। एक तो बीजेपी वहां पे मुख्य विरोधी पक्ष के रूप में आ जाएगी, या फिर के अन्नामलाई चीफ मिनिस्टर भी बन सकते हैं। तो क्या तमिलनाडु एक होशियार, एक होनहार, एक नॉन करप्टेड और एक इंस्पिरेशनल इंसान के लिए तैयार है? आपको क्या लगता है, तमिलनाडु की राजनीति में ये चमकता हुआ सितारा कमाल कर पाएगा कि नहीं पाएगा? आपका ओपिनियन क्या है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं, और मेरे चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।